तो ताराराम जी मेरी आवाज सुनते हैं? जी जी मैं जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी और सभी सभासदगणों, आज हमारी किसान संसद जो जयपुर में आयोजित है और चल रही है, वैसे दूसरी किसान संसद है। मैं इस किसान संसद के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो कोई पार्लियामेंट में जाकर के बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन अक्सर कार्यवाही देखते रहते हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि भारत में पहली बार कोई संसद अपनी मर्यादा में और अपने अनुशासन में चल रही है, चाहे वो किसान संसद ही क्यों ना। दूसरी बात यह है कि यहां पर सभी सदस्यों की बात सुनने के बाद में ऐसा एहसास हो रहा है कि इस देश में अगर ईवीएम मशीन नहीं होती तो जो सभासद यहां बोल रहे थे वो रियल पार्लियामेंट में होते, और उन्हें होना भी चाहिए। सदन और संसद के दोनों सत्रों में जो चर्चा हुई उसमें पहले सत्र की चर्चा थी कि इसमें तीनों काले कानूनों में काला क्या है। बहुत सारे लोगों ने काला ढूंढने का प्रयास किया, जो काला नजर आया उसको सामने रखा। तो मुझे जो काला नजर आया वो मैं भी सामने रख रहा हूं कि इन तीन काले कृषि कानूनों में, और सब तो काला है ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो काला है वो है नियत। उसके अंदर नियत ही काली है, और नियत काली होती है तो उसको अंग्रेजी में इंटेंशनली कहते हैं और हिंदी में इरादतन कहते हैं। जो इरादे से किया हुआ काम होता है उसमें कभी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती और वापसी की कोई बातें नहीं होती। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसान विरोधी कानून, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बाहर पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन हम चर्चा करते हैं समस्याओं के ऊपर, हमने कभी समाधान पर चर्चा नहीं की। एक बात तो ये है। और दूसरी बात, जैसा कि एक दो पूर्व वक्ता ने कहा भी है कि हम लोग समस्याओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, समस्याओं पर आक्रमण करते हैं, समस्याओं की बहुत सारी चर्चा करते हैं, लेकिन समस्या पैदा करने वाले पर हम कभी चर्चा नहीं करते। ये समस्या पैदा कौन करता है? अगर जब तक हम समस्या पैदा करने वाले को नहीं ढूंढेंगे तब तक समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी, समस्याएं और ज्यादा विकराल रूप धारण करती जाएंगी। बात इतनी सी खत्म ही कर रहा हूं बस कि हम लोग इस तीन काले कानूनों की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये संशोधन कहां हुआ, कैसे हुआ, कहां बदलाव चाहते हैं, तो हमें संविधान की बात करनी चाहिए। क्योंकि संविधान के लागू होने से पहले जो स्थिति भारत में थी वही स्थिति वापस इस देश के अंदर होने वाली है, और यही उनके करने का प्रयास है। जो आपके सब जमीनों के मालिकाना हक आपको संविधान की वजह से मिले हैं, वे मालिकाना हक आपके पास न रहे, यही उनका सबसे बड़ा इरादा है, यही उनके सबसे बड़ा एजेंडा है। इस बात को आपको समझना होगा। जहां तक कि मैं किसान आंदोलन में 1.5 महीने तक रह करके सारी बातों को सुना, समझा और समझाने का प्रयास किया, यहां पर भी मैं एक बात कहूंगा कि जितनी टेक्निकल बातें करें हम समझाने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष महोदय, तब तक हमारे आम किसान को जो आज भी इन चीजों को नहीं समझ पाया है वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि न तो उसके पास एजुकेशन है, न उसके पास शब्दों का षड्यंत्र जो है उसका जानने का ज्ञान है। इसलिए हमें सीधी सादी भाषा में इस देश के किसान को समझाना होगा कि तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथों से जा चुकी है, अब तुमसे सिर्फ कब्जा खाली करवाने की कार्रवाई हो रही है। ये बात जब तक किसान को नहीं समझाएंगे, आम किसान के समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए हमें संविधान को बचाना भी जरूरी है, और संविधान में हमारे जो हक है उनको बचाना है। अब संविधान को बचाने के लिए इन सरकारों को सबक कैसे सिखाना है, इसके लिए जो अहम रास्ता हमारे पास है वो मात्र एक रास्ता है। सबसे पहले ईवीएम मशीन का विरोध होना चाहिए, और किसान आंदोलनों के मंचों से ईवीएम का मशीन, क्योंकि ये जो काले कानून बनाने वाले और काली नीयत वाली सरकारें हैं, ये सरकारें सिर्फ ईवीएम की वजह से चुनी गई है, किसी भी इस देश की जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा है। इसी के साथ साथ मुद्दा है निजीकरण का। निजीकरण में देश का 90% भाग बेच चुके हैं, और किसानों की सारी जमीन तो कॉर्पोरेट को दे ही चुके हैं, जिसकी लड़ाई आप और हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमें तो है, बस मैं एक ही मुद्दा खत्म कर रहा, प्लीज सॉरी,
तो मैं कह रहा हूं कि निजीकरण का हमें विरोधी मंचों से भारी रूप में करना चाहिए और साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करनी चाहिए ताकि आम आदमी हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। इसी के साथ साथ जो जनगणना की बात है उसके अंदर जाति जनगणना शब्द इस्तेमाल न करके हम लोग इसको ओबीसी की आधारित जनगणना है उसको अगर महत्व देंगे तो हमारे सामने आंकड़े आएंगे मान्यवर। वो आंकड़े ये आएंगे कि इस देश के अंदर जिसको SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहा जाता है वो इस देश के अंदर 97% है और वो 97% लोग उन 3% लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। ये मुझे बड़ा दुख है और मुझे बड़ा अफसोस है कि 97% लोग 3% लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। ये आंकड़े मैं आपको बता दूं कि 2001 के और 2011 के अंदर SC, ST 22.5% था जो 2011 में 25.2% हो गया, लेकिन नहीं बताया गया। आज जनगणना होगी उस जनगणना के अंदर जो वास्तविक आंकड़ा है हमारा वो लगभग 25% से ऊपर SC, ST का जाएगा और OBC का 71% जाएगा। अगर ये आंकड़ा होता है तो हम लोग इस देश के मालिक हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।